द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ हैदराबाद से शरीक गुफ्तगू हैं संजीव मुंशी जी। एज यू नो, ही इज़ अ वेल नोन कश्मीरी पंडित एंड एन इंटेलेक्चुअल। संजीव जी, आपने मेरे कुछ रिसेंट व्लॉग्स देखे जिनमें फॉरेन सर्विस के कुछ लोगों का, फॉर्मर एम्बेसडर्स का मैंने इंटरव्यू किया, और आपने कमेंट्स में लिखा भी कि आप चाहते हैं कि उनके साथ कोई गुफ्तगू करते। यू सेड कि आई विश आई वर देयर एज अ पैनलिस्ट। तो कैसा लगा आपको उनका नैरेटिव? और मैं चाहूँगा कि आप किसी वक्त उनके साथ आएँ, ख़ास तौर पे जो हमारे जो सेकंड डिप्लोमेट थे इमरान अली साहब, उनको भी बुलाऊं, मैं आपको भी बुलाऊं, ताकि डिस्कशन एक बैलेंस तरीके से हो सके। तो मीनवाइल अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो तासुरात हैं आपके, वो शेयर कीजिएगा। साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो आपके साथ बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली वैल्यू टॉकिंग टू यू, क्योंकि यू आर वन ऑफ द रेयर पर्सन जो कि गेस्ट को बोलने का मौका देते हैं, एंड यू आर वन ऑफ द रेयर पर्सन जो कि बहुत शांत होके, आई होप शांत इज अ हिंदी वर्ड, बट समझ गए, तो शांति से आप सुनते हैं। यू आर अ गुड लिसनर, that is one of your USPs. That is what is attracting me to speak to you. इसके बावजूद संजीव जी, कुछ लोगों को शिकायत है कि मैं उनको बोलने नहीं देता या खुद ज्यादा बोलता हूँ। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि भाई मेरा क्वेश्चन तो सुन लो ना। हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर साहब थे वो गुस्से में भी आ गए थे, कुछ उनको अच्छा नहीं लगा मेरा क्वेश्चन ना। शकील साहब, ऐसा है कि लेट मी पुट इट इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव, इन द सेंस कि पहले जो एक मोहतरमा आई थी, आई रियली वंडर व्हाट काइंड ऑफ अ डिप्लोमेट शी इज। जो डिप्लोमेसी का वतीरा है वो उनको दूर दूर से छू के नहीं गया। इतनी गुस्सैल, मतलब जो विद इन 5 minutes ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टिंग, एंड हु स्टार्टेड अक्यूजिंग यू कि आप यू आर एंटी पाकिस्तान, एंटी नेशनल। अनफॉर्चुनेट चीज यही है कि गद्दारी का सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाता है। देते इंडिया में भी काफी लोग हैं, लेकिन आपके यहाँ तो बिल्कुल ही ज्यादा गद्दारी का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। और जो दूसरे साहब आए, मैं अगर कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दूं, मैंने कुछ एक तो दिया भी है इसमें अपने, आपके जो पॉडकास्ट के कमेंट्स में मैंने किया है। आई फाउंड हिम टू बी, जिसको कहते हैं, एंटाइटल्ड पर्सन। शायद अच्छे घर से होंगे, पढ़े लिखे हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर रहे हैं, तो बट ही वाज अब्रेसिव। he was ready to accept only what is convenient to him. बाकी को वो he was willing to sweep under the carpet. तो मुशर्रफ साहब के बहुत फैन शदाई थे लगता है, उसके पीरियड को बहुत अच्छा कहा। बाकी he was dismissive, मतलब for all my differences with डॉक्टर इश्तियाक अहमद, मेरे उनसे काफी खुद भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप को तो मैं नहीं चैलेंज करता ना। वो आदमी तो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीबडी। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने मेरे ख्याल में 8-10 साल काम करके उन्होंने पार्टीशन पे काम किया हुआ है, और बहुत अच्छा सुना है, जो मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुना है मैंने काफी अच्छा, क्योंकि मेरा डॉक्टर इश्तियाक के साथ पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ 1-to-1। तो ये एम्बेसडर साहब, उनको जिनके साथ, अब आप समझ लीजिए, डॉक्टर इश्तियाक को इवन आपके आयशा क्या जलाल जी, शी इज नॉट रेडी टू टॉक टू हिम, बिकॉज शी नोज आयशा जलाल की बुक में उन्होंने चिथड़े उड़ा दिए। he found he has drilled holes in her theories. तो अब हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं वो आयशा जलाल को ही फाइनल ये मान, एजी नूरानी, मतलब कितने ही लोग कहें, जो वो है ना, वो हिंदी में एक फिल्म थी दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा, और बाकी जो लोग हैं वो सारे बकवास, बेवकूफ। ये एम्बेसडर साहब जो थे, ये, सॉरी फॉर सेइंग दिस थिंग, ही वाज एरोगेंट, ही वाज अब्रेसिव। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होगी ना कि तुम्हारी हिम्मत क्या है, कैसे हुई मुझसे बात करने की। तो या तो कोई फ्यूडल बैकग्राउंड के रहे होंगे, तो उसकी वजह से रही है। So I found him
टू बी मतलब एक डिबेट के लिए आई डेंट फाइंड हिम टू बी वेरी फिट। मैडम, पहली वाली मैडम ने तो मिस हाशमी ने तो पहले ही दिखा दिया जलवा। ये भाई साहब भी बड़े ही, हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी कुछ चीजें ही वाज फोर्स्ड, क्योंकि आप कब तक मना करेंगे? आई थिंक यू कैन बी इन डिनायल ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बियॉन्ड दैट एक्सटेंट आप कब तक उसको मना करेंगे? जो हकीकत है, सच है, उसको आप कहाँ तक छुपाएं? तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रोग्राम ही स्टार्टेड सेइंग, हाँ जी एजी नूरानी साहब ये था, वो था, अच्छा था, लेकिन खुद उनका जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे थे उसका कोई प्रूफ तो नहीं दे रहे थे। हालांकि he did refer to one or two books, but he was ready to selectively say these things. और कुछ चीजें तो इतनी गलत बोल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने कहा जी 65 की वॉर में देयर वर जस्ट 3 आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्वड। ही वाज मिक्सिंग 47 विद 65 बिकॉज जो 47-48 की जो प्रॉब्लम आई उसमें डेफिनेटली 3-4 मेजर जनरल अकबर खान या ऐसा कुछ है, ऐसे 2-3 देवर सिलेक्टेड पीपल, बट इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि मुल्क में अभी बन ही रहा था, काफी चीजें जो थी वो अभी लाइंस ड्रॉन नहीं थी। तो नाउ अवर जेंटलमैन ही सेज कि जी 3 ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। नो सर, लॉट ऑफ वो 3 ऑफिसर जो थे वो 47-48 की जंग में शामिल थे। 65 तो एक सोचा समझा जिसको बोलते हैं ना मंसूबा था। एंड आई एम अ फर्स्ट हैंड विटनेस इन द सेंस दैट आई वाज लिविंग इन श्रीनगर दैट डे। जब पहले तो इनको पकड़ा गया, ऊपर गुलमर्ग के साइड से पकड़ा गया, क्योंकि आई डोंट नो आपने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ दे वर फाउंड आउट। अब वो लोग कपड़े तो नॉर्मल पहने हुए थे मुजाहिदीन के, तो वो कुछ सामान खरीदने गए। अब दे वर आस्किंग कि अच्छा जी ये 2 शेर दे दो, 5 शेर। इंडिया में ऑलरेडी किलोग्राम्स में आ गया था। होमवर्क कितना खराब था उनका। हाँ जी, हाँ जी। तो दैट इज व्हाट लेड टू देयर कैप्चर, बिकॉज वो जो गुजर थे पहाड़ियों पे, वो समझ गए कि हम एक तो हमारी भाषा नहीं ठीक बोल रहे हैं जिस तरह से बोलते हैं, सो दे आर नॉट, ये लोग बाहर से आए हैं, इतना वो समझ गए। एंड दे वर कॉट लाइक दैट ओनली। उसके बाद मुझे वो दिन याद है, बहुत अच्छे से याद है, अगस्त 65 की बात है शायद। श्रीनगर में एक एरिया है, उसको बटमालू कहते हैं। वहां पे देवर कॉट इन, कुछ घरों में रह रहे थे, कुछ घरों में घुसे हुए थे, तो पुलिस ने उस जगह, उस एरिया को ही जला दिया। इन द प्रोसेस a lot of such people were either burnt or got killed or got caught। तीनों चीजें हुई हो। तो जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स थे उनको तो निकाल लिया, अब ये तो निकल नहीं सकते। तो इसमें एम्बेसडर साहब ही वाज मिक्सिंग थिंग्स, तो उसकी वजह से एक ये प्रॉब्लम हो गई। इसके बावजूद ना संजीव जी, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आम पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने एक्सेप्ट की। मसलन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से जो है बाकी इश्यूज पे भी उन्होंने बहुत सारी गलतियां मानी, चाहे पासिंग में मानी। मुझे माफ कीजिएगा जी, देखिए एक करियर डिप्लोमेट हैं, तो आई एम श्योर ही वुड हैव स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ही वुड हैव सीन द कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो रहा है दिनों दिन, मतलब यू हैव टू लिव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको पता नहीं था इन चीजों का, और आज आपके सामने हाँ एक पासिंग रिमार्क, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आई मीन इट डजंट वर्क सर, वो ये नहीं होता। ठीक है यार, आप मानिए, या तो आपने मानते हुए उसको कहीं अपोज किया होता तो मैं समझता। अभी ये कहना हाँ जी ये नहीं होना चाहिए, हाँ जी कुछ कश्मीरी पंडित मरे, नहीं होना चाहिए था, तुमने क्या किया भाई? और रिगार्डिंग जगमोहन, वो तो मुझे बिकॉज दैट्स अ कहे ना, मुझे अगेन आई एम ए कश्मीरी पंडित, और आप मुझे ऐसा कहें कि आप लोगों को जगमोहन ने लालच देके भगाया, ही एम्बेसडर साहब नीड्स टू अपडेट हिमसेल्फ। अगर वो आप कहें तो मेरे पास आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, 3-4 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिसमें क्लियरली प्रूव होता है जगमोहन वाज नॉट इन J&K एट दैट टाइम सर। जगमोहन तो वहां था ही नहीं।
वो तो 19 या 20 जनवरी को श्रीनगर पहुंचा। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 18 जनवरी, और जो हमारा माइग्रेशन था वो 18-19 की रात को से शुरू हो गया, 19 की सुबह को शुरू हो गया। वो तो आ ही नहीं पाया। एक GM सोफी नाम के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर श्रीनगर टाइम्स के एडिटर थे वो, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया है कि जब वो मिलने जगमोहन को राजभवन, व्हाट वाज द कंडीशन, एंड दीज आर द वर्ड्स ऑफ जगमोहन, सॉरी GM सोफी के साहब, श्रीनगर का कोई थाना उस वक्त जो पुलिस का थाना था वो गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं था, वो सब इट वाज बीइंग मैनेज्ड बाय टेररिस्ट। अब आप उनको किसी भी तरह से कोई भी कपड़े पहना दीजिए, किसी भी अच्छे नाम से बोल लीजिए, बट दे वर दैट गन विल्डिंग टेररिस्ट। तो इसलिए और इवन आर्मी सेड दिस थिंग लेटर ऑन, देयर वर आर्मी कमांडर्स हु सेड जी वी वर वेटिंग कि अगर हमें जगमोहन कहते तो हम लोग आ जाते, बट शायद मुफ्ती सैयद एज होम मिनिस्टर वाज नॉट गिविंग द राइट काइंड ऑफ गाइडलाइंस या तो इंस्ट्रक्शंस टू जगमोहन, बिकॉज जगमोहन था तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट ना, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, ही न्यू कि मुझे कौन सी बाउंड्रीज के अंदर रहना है ना, तो उसको मुफ्ती सैयद लेके आए थे। तो इसलिए अच्छा, दूसरा एक चीज बहुत जरूरी मुझे कहना है। अच्छा, इनका नाम मुफ्ती सईद है या सैयद है? मुफ्ती सैयद, SAEED। हाँ, सईद होगा ना फिर ये। हाँ, मुफ्ती सईद। हाँ जी जी। तो दूसरा मेरे को एक चीज जरूरी कहनी है, ये अक्सर मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, हाँ जी मुसलमान भी तो मरे, हिंदू भाग गए, मुसलमान भी तो मरे। इसमें दो चीजें मैं जरूर कहूंगा। एक तो आप ये देख लीजिए कि हिंदू का प्रपोर्शन में जो हिंदू लोग मरे, हमारे जो एक दो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, नाम डेट वगैरह, उनके पास जो लास्ट मुझे याद है 273 पीपल डाइड, 273 पीपल वर किल्ड। कोई गोली से मरा, कोई आरे से चीर के मरा, कोई कैसे मरा, बिटा कराटे ने मारा, ऐसे काफी लोग थे। तो हमारे प्रोपोर्शन में जो वहां पे लोग अवेलेबल थे उनके प्रोपोर्शन में 273 भी एक अच्छी खासी नंबर था, नंबर एक। नंबर दो, 18 और 18, 19 या 20 उसके आसपास जनवरी 1990 में ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कुछ ये आ गए थे, इनपुट्स थे कि काफी लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया है उसको गौ कदल कहते हैं, वहां पे छुपे हुए। फारूक अब्दुल्ला ने वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनको कि हाँ तुम छापेमारी करो, तुम इनको पकड़ो, वर्बल। तो उसको अपोज किया गया, उसमें फिर लोग निकले। तो जब इस तरह की चीज होगी तो लोग मरेंगे। मुझे एक ही सवाल पूछना है कि क्या कोई मुसलमान किसी कश्मीरी हिंदू के हाथों मरा? क्या कोई जिसको कहते हैं कम्युनल राइट होता है, आप 2 मारे मैं 1 मारूं, मैं 1 तो मारूं, आप 5 मारो तो मैं कम से कम 1 तो मारूं। क्या कोई मुसलमान कश्मीरी हिंदू के हाथ से मरा? जो मरे, that is an important point, yes. See, you have to understand this thing. अगर आप स्टेट को अपोज करेंगे, मुझे याद नहीं है आपके यहाँ पे किसने चलाया था, कोई मूवमेंट चलाई थी कि जी हम टेररिस्ट को मारेंगे, या तो जो भी अज़्म कुछ, मुझे याद नहीं क्या, कुछ ऐसे 1-2 मूवमेंट्स चले थे, आर्मी हैड कंडक्टेड सच मूवमेंट्स, तो उसमें लोग मरे थे। तो जब आप स्टेट को अपोज करेंगे विद आर्म्स तो पीपल विल डाई। ये कोई फिर आप ये नहीं कह सकते जी हमारे 10 मरे और उनके 15 मरे। आप ये देखो लोग मरे कैसे। इफ यू स्टार्ट थ्रोइंग स्टोन्स, शेखर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी। एक स्टेज आई कि जी अगर आर्मी वालों को कुछ पता लगता है या पुलिस को या जो भी आर्म फोर्सेस है उनको पता लगता है जी इस घर में लोग छुपे हुए हैं, कॉर्डन, वो कॉर्डन करते हैं उस एरिया को, और कॉर्डन करते हैं। ये आवाज आपकी जो है ना इसमें डिस्टॉर्ट हो गई थी, ये लास्ट 2 फिक्रे जो हैं या 3 फिक्रे ना, इसको दोबारा ये जो है कि अगर पता चलता है सिक्योरिटी उसको। हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ। देखिए
इनपुट्स अगर आते हैं आर्म फोर्सेस के पास कि जी फलां घर में कुछ लोग छुपे हुए हैं, टेररिस्ट छुपे हुए हैं, ऐसा है, तो जब आर्म फोर्सेस वहां पे अपना उसको एनसर्कल करती हैं, घेरा डालती हैं, तो पता लगा आसपास के मोहल्ले से कितने लोग निकल आए और पथराव करना शुरू कर दिया। दैट वाज टू प्रोवाइड अ डाइवर्जन कि वो लोग भाग जाएं, ठीक है। अब उस वक्त फायरिंग होती है या कुछ होता है तो उसमें लोग मरेंगे जो वहां आए होंगे। ये बड़ा एक फेमस स्टेटमेंट है महबूबा मुफ्ती का कि जो ये पथराव में लोगों को नुकसान हो रहा है, वो लोग क्या ब्रेड अंडे खरीदने जा रहे थे मार्केट, वो क्या करने गए थे वहां? ये दिस इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू महबूबा मुफ्ती कि वो लोग क्या करने जा रहे थे। जी जी। Why were they there? वो लोग क्या ब्रेड और दूध लेने गए थे, अंडे लेने गए थे वहां पे? Because they were there for a particular purpose, and later on ये पता लगा कि वो पथराव करने वाले लड़का छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपए मिलता था दिन का। और जब बाद में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुई तो उसमें काफी इम्पैक्ट आया कश्मीर में, क्योंकि कुछ तो हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने फेक करेंसी छापी थी, पकड़ी गई, और वही फेक करेंसी वो लोग कश्मीर में रिलीज कर रहे थे। तो ये चीजें जो हैं ये अनफॉर्चुनेटली पकड़ी गई। और पॉइंट ये है आप अगर स्टेट को अपोज करेंगे तो सर गोली चलेगी, और गोली चलेगी तो लोग मरेंगे। सो डोंट कंपेयर। आप ये कंपेयर करो जी 5 हिंदुओं ने 10 मुसलमानों को मारा और 10 मुसलमानों ने 100 हिंदुओं को मारा, ये कंपेयर हो सकता है। यू कैन नॉट से कि आपने जी जीप पे बिठा दी। वो क्या करता? आर्मी की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब एक आर्मी वाले ने, एक मेजर था वो शायद, उसने एक टेररिस्ट को पकड़ा तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दे नॉट गर्ल्स, बॉयज, दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स। अब वो क्या करते? वो फायर करते तो कौन मरता? वो लोग ही मरते ना। उसने उस फायर करने की जगह पे क्या किया? उसने उसको जीप के सामने बिठा दिया कि चलो आप पत्थर मारो तो पत्थर तो इसी को लगेंगे। वो बैटल फ्रंट में ये चीज हो जाती है। बाद में उसको शायद सजा भी मिली, उसको डिपार्टमेंटल कुछ पनिशमेंट मिला, जो कि आपके लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे। वो तो सफीर साहब कह रहे थे कि उनको कोई अवार्ड मिला। कहने में क्या जाता है, सफीर साहब काफी कुछ चीजें ऐसी कह रहे थे। अब उन्हें जगमोहन को बोल दिया कि उसकी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी थी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जगमोहन वाज देयर फॉर 139 डेज टोटल। 19 जनवरी से आके कुछ मई के महीने में गया, जिस दिन मौलवी फारूक की डेथ हुई, वाज मर्डर्ड। उसके बाद वो छोड़ गया, उसने कहा दफा करो, मुझे रहना ही नहीं है, बिकॉज ही वाज बीइंग गिवन अ बैड नेम। जो एंटी इंडिया फोर्सेस थी या तो जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग थे, वो दे वर अब्यूजिंग हिम। जी, स्कॉच्ड अर्थ का तो मतलब ये है कि हर चीज को जला दो। बिल्कुल, हाँ, कि फसलों को जला दो, दरख्तों को तबाह कर दो, हर चीज को तबाह कर दो। हाँ जी, ये that is a very very grave allegation. That's what I'm saying. Without, as a diplomat, he should have known the implication of what he was uttering. उनके मुंह से जो फूल झड़ रहे थे, उसको पता होना चाहिए स्कॉच अर्थ क्या होती है। तो पॉइंट ये है साहब कि आप एक तरफ से आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, हाँ जी मुजाहिदीन कश्मीर जा रहे थे, पाकिस्तान से जा रहे थे, तो इंडिया वाले क्या उनको फूलों से स्वागत करते? They were creating problems there. They were killing people there. तो इंडिया वाले क्या करते? अगर मौलवी फारूक थोड़ा बहुत मॉडरेशन की तरफ जा रहा था, he was murdered, तो उसको किसने मारा? हमारे एम्बेसडर साहब को he doesn't know his grounds, his basic subject, he doesn't know. और दूसरा उनमें वो जो एक नॉनशैलेंस के साथ जो होता है ना, उसको डिसमिस कर देना का, अरे होगा, हाँ होंगे, कुछ मरे होंगे, कुछ हिंदू, कुछ जो पंडित है, हाँ वो हो गए। यार उन 5 लाख लोगों की ट्रेजेडी देखो। शकील साहब, मैंने शायद आपसे पहले कभी जिक्र किया हो, नहीं किया हो, श्रीनगर में हमारा घर जो था वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, मतलब फैमिलियर प्रॉपर्टी थी, उसमें काफी शरीक थे। वन ऑफ द पर्सन जो शरीक था, वो मेरे फादर के पास जम्मू में आया तो कहने लगा जी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्यों खाने को नहीं है?
he had a private shop. उसकी केमिस्ट की शॉप थी नरनवाली में. अब वो दुकान तो बंद हो गई, वहां से भाग के आना पड़ा. वो खाए क्या? जो सेविंग रही होगी कुछ देर चली होगी. उसके बाद उसने मेरे फादर के पास आया, जी जो घर है वो बेचना चाहता हूँ, तो आपकी मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए. मेरे फादर ने कहा ले जा भाई. 1,80,000 रुपए में हमारा घर बिका. 1,80,000, 4 फ्लोर, और उसके सामने अच्छी खासी जमीन थी, आंगन था. तो लोगों को मजबूरी में ये सब करना पड़ा. मेरी वाइफ के मामा जी, ही वाज ए क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, एंड ही वाज लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज ऑफ जवाहर नगर. श्रीनगर के जवाहर नगर एरिया में रहते थे. बहुत खूबसूरत मकान बनाया था साहब उन्होंने, बिल्कुल झेलम के किनारे, बंड के पास उन्होंने बनाया था. मतलब झेलम, उनके घर से झेलम जो थी शायद 50 कदम दूर था. बीच में एक वो बंड था, उसके क्रॉस था. He had to sell his house for 6 or 7 लाख रुपीस, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा ऊपर होगी. वो इसलिए बेचना पड़ा, उसके घर में उसके एल्डरली माँ बाप थे, 2 बच्चे थे. वो क्या करते, और मियाँ बीवी थे. तो 6 लोग की फैमिली थी. खाते क्या? और उनको जम्मू तो आ गए, जम्मू में किसी ने नाली बनाने का ठेका नहीं दिया. वो क्या करते? तो ऐसी मजबूरी में रहने वाले लोगों की सजी बद्दुआ लगी है, और वो पाकिस्तान को भी लगेगी. अब देख लेना मेरी बात, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, लेकिन कितने ही हजारों लोग. मुझे एक बार कनाडा में एक भाई साहब मिले, अब क्योंकि ही बिलोंग टू अ विलेज, लेकिन शहर में रहते थे, एंड ही हैड सच गुड बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस था. विलेज हॉल के रहने वाले थे वो. उनका बेटा और बेटी, बेटा उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन है. मैंने जब उनको कुछ थोड़ा कुरेदना चाहा, तो ही गॉट वेरी अनॉयड. कहते यार चुप रहो, बस नहीं पूछना, नहीं बोलना. मैंने कहा क्या हुआ? कहता तुमको क्या पता है मैंने क्या झेला है. इतनी बड़ी ज़राअत का मालिक था मैं, इतना बड़ा मेरे पास ये था, और मुझे एक लौकी समझते ना आप, वाटर गोर्ड, मतलब मुझे सब्जी के लिए लाइन में लगना पड़ता था रेफ्यूजी कैंप में. तो मुझे कितनी अपने आप पे जिल्लत आती थी वो मुझे पता है. ये अम्बेसडर साहब को ने तो उसको ऐसे करके कर दिया, उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया. लेकिन उसका जो था ना, ही वाज डिसमिसिव ऑफ कश्मीरी पंडित्स का जो जेनोसाइड हुआ, वो जेनोसाइड था, नॉट मुस्लिम्स का जेनोसाइड हुआ. मुस्लिम्स अगर कहीं पे भी इंडिया में जाते थे तो उनको किसी ने रोका. अच्छा, दूसरा एक दो इसी, ये आप बताइए ना कि ये कुछ फेवरेट नैरेटिव्स हैं, वेरी फेवरेट नैरेटिव्स, जिनको उन्होंने भी यूज किया. एक ये है जी कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं इंडिया में. पहले तो इंडिया में ही है. अब 1968 से शायद भुट्टो साहब ये चीख रहे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो. आज उसका ग्रैंडसन भी वही चीख रहा है. और हिंदुस्तान में मुस्लिम्स जो हैं 3 करोड़ से ओरिजिनली उठ के आज 18-19 करोड़ 20 करोड़ हो गए. अभी इंडिया में सेंसस होने वाला है तो उसमें पता चल जाएगा. तो ये डेमोग्राफिक जो चेंजेस इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है अगर किसी सोसाइटी, किसी रिलीजन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा तो ये होगा ना? दिस इज लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड. इसी तरह से अभी एक बड़ा फेवरेट आजकल आप लोगों के यहाँ पे हो गया कि JNK में, कश्मीर में जी, वो तो JNK तो बोलते ही नहीं है आपके यहाँ पे, कश्मीर में जी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं. डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जा रहा है जी. हाँ जी, हाँ जी. पहली बात ये कि जो क्रिश्चियंस पंजाब से आए हुए थे उनको सिटीजनशिप दी गई, जो कि कब आए थे साहब? जो 1947 में आए थे, एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला. उनको 47 से लेके 2018 तक या 19 तक दे डिड नॉट गेट सिटीजनशिप. काम करा लो उनसे, और काम भी क्या करा लो, सिर्फ पखाना अपना साफ करवाओ, लेकिन और किसी काम में आपको हम आने नहीं देंगे. was it not inhuman? तो कहाँ गए वो मुहाफिज खुदी के, कहाँ गए वो मुहाफिज जो ह्यूमन राइट्स के?
हमारे साहिर लुधियानी साहब का है ना, एक बहुत बड़ा मशहूर सॉन्ग है, कहाँ है मुहाफिज सना तेरे, सना खान तकदीस से मशरिक कहाँ है जी, है ना। तो अभी जो, अच्छा इसी तरह से 47 में जो सिख हिंदू दोनों पाकिस्तान से आए एंड दे सेटल्ड इन JNK, जम्मू में आए। दूसरी बात ये भी है कि कश्मीर में तो कोई पॉपुलेशन चेंज ही नहीं हुई, जो भी पॉपुलेशन चेंज हुई है वो जम्मू में हुई है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के नैरेटिव को सूट करता है तो इसलिए जी पॉपुलेशन ऐसा हो गया जी। तो एक और नैरेटिव जो जगमोहन का तो मैंने आपसे जिक्र कर ही लिया, एक और नैरेटिव है जी, मोदी जो है जी एंटी मुस्लिम है। वो जी बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ वर्ड उन्होंने यूज किया था। मैंने एक और प्रोग्राम में सुना था जी, RSS जो है वो बीजेपी की अश्करी विंग है। अश्करी प्रोबेबली मींस मिलिटेंट विंग। मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस होता है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद पिछले 2 साल में शायद 2 बार इंडिया आए, और दोनों बार वो काफी घूमे, मतलब 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने वो रहे, और यहाँ पे रेगुलरली कोई ना कोई प्रोग्राम वो करते थे। डॉक्टर इश्तियाक अहमद वॉज होस्टेड बाय हिंदूज और सिख्स। यहाँ हैदराबाद में भी यहाँ पे एक सरदार जी के घर में ठहरे हुए थे जहाँ उनको मैं मिला। तो 2-2.5 महीने ऐसे पढ़े लिखे इंसान को, परसेप्टिव इंसान को देखने में पता लग जाता है कि किस सोसाइटी को, किस रिलीजन को सप्रेस किया जा रहा है, क्या नमाज पढ़ी जा रही है, क्या अजान हो रही है। He did not notice any such thing. He, on the contrary, he said जी हाँ जी, मुसलमान लड़कियां ये भी क्या पर्दा करके भी, बुर्का लगा के भी जाती हैं। मुझे इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ एक उनका गलत फहमी दूर करने की। मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि देखिए, यहाँ पे जब लड़कियां 2 व्हीलर चलाती हैं तो क्योंकि वी आर लिविंग इन अ हॉट ह्यूमिड एरिया और डस्ट होती है, पोल्यूशन होता है, तो काफी लड़कियां ऐसी हैं जो मुंह पे स्कार्फ सा बांध लेती हैं। तो आप डोंट थिंक दैट दे आर मुस्लिम। हिंदू गर्ल्स, इट्स नॉट ओनली हिंदू गर्ल्स। मेरी बेटी खुद, मैं उसके लिए लेके आता था, इतने लंबे दस्ताने होते थे और वो मुंह पे दुपट्टा बांध के ऐसे सब करती ताकि सिर्फ आंखें खुली रहें, बिकॉज स्किन अफेक्ट होता है। इंडिया इज अ हॉट कंट्री, 40, 42, 45 डिग्री की टेम्परेचर जाती है और आप स्कूटर पे जा रहे हैं तो आपको हवा लगती है। तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड इश्तियाक कि साहब जी, डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि जिनको आप स्कूटर पे जाते हुए देख रहे हैं वो सब मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन ही सॉ बुर्का ओढ़ के, प्रॉपर बुर्का ओढ़ के, या तो क्या बोलते हैं आप, स्कार्फ सा ओढ़ के, उसको आपके यहाँ पे कुछ दूसरा वर्ड यूज होता है, हिजाब, शायद हिजाब यूज होता है। मैंने इजिप्ट में देखा था जी, क्योंकि वहां पे लड़कियां जो बुर्का कम पहनती थी, लेकिन वो स्कार्फ, जो हेड स्कार्फ जो थी वो पहनती थी। वो कंप्लीट चेहरा जो है, वेल कंप्लीट चेहरा, उसको निकाब कहते हैं, और जो पार्शल वो होता है उसको हिजाब कह देते हैं। ओके, अब जो भी नॉमेनक्लेचर रहा होगा, मैंने इश्तियाक साहब को ऐसा कहा, मैंने कहा साहब डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन। और अभी जब ये मोदी को आपने लेबल कर दिया जी एंटी मुस्लिम है, उसकी एक पॉलिसी तो बताओ यार। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5, 6 साल, 10 साल के बाद उसको बरी कर दिया, नीचे इनके अगेंस्ट कुछ भी केस नहीं बनता, वो तो लीगल पार्ट हो गया। बाकी अब उसको 11 साल हो गए एज प्राइम मिनिस्टर। एक पॉलिसी दिखा दो ना जहां उसने इम्तियाज किया है, जहां उसने ये कहा है जी कि ये सिर्फ हिंदुओं को देना चाहिए या मुस्लिम्स को नहीं देना चाहिए। घर मिले हैं तो सबको मिले हैं, सिलेंडर मिले हैं तो सबको मिले हैं, कहीं से कोई ऐसी आवाज नहीं आई, तो आपने उसको मुस्लिम, एंटी मुस्लिम कैसे कह दिया? एक शख्स है जी, उनका नाम है जफर सरेश वाला। जी आई डोंट नो आपको उनके बारे में पता है? I am familiar with him, yes. I mean, you know him personally or? नहीं, मैंने उनको देखा है, उनको शोज देखे हैं कुछ जी। हाँ जी, तो उन्हें एक बार, बिकॉज ही बिलोंग्स टू गुजरात के ही हैं और बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बिजनेसमैन। कहते हैं उनकी पहली मुलाकात मोदी के साथ लंदन में हुई और कहते मैं पूरा मतलब मसाला भर के अपने अंदर पूरा गुस्सा
रख के वो चला गया था। एंड ही सेज आफ्टर द इंटरेक्शन विद मिस्टर मोदी, बात करके आई हैड नथिंग लेफ्ट टू से। एंड कहते माई कॉन्टैक्ट विद मोदी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कंटिन्यूड फॉर सेवरल ईयर्स। अभी मैं आजकल कम जाता हूं उनके पास क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है और मुझे कोई उनसे कुछ चीज लेनी नहीं है। हाँ, मेरी कम्युनिटी का कुछ काम होता है तो मैं जरूर फॉरवर्ड कर देता हूं उसको, लेकिन मुझे उससे लेना नहीं है कुछ। तो पॉइंट ये है साहब, आप बल्कि संजीव जी, मैंने एक शो देखा इसी यूट्यूब पे ही, वो कोई एक बाल्ड से साहब थे, वो ये कह रहे थे कि मोदी हैज बीन द मोस्ट प्रो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर। तो उनको इंटरव्यूअर ने भी नहीं टोका कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात भी सुनने में आती है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपको मतलब कोई अगर इल्जाम लगाना है, इल्जाम तराशी करनी है, तो यार कुछ तो उसका हकीकत से भी रखो ना, कुछ वास्ता रखो। आप फालतू में बके जा रहे हैं। तो ये आपने वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, गिव द डॉग अ बैड नेम एंड किल इट। तो मोदी को एंटी मुस्लिम बोल दो, चलो हो गया काम। अभी आप उसको जो मर्जी गालियां देते रहो। तो ये जो इस तरह की चीज है, कहीं पे एक पॉलिसी दिखा दीजिए जहां पे, अच्छा मैं दूसरा एक सवाल, दूसरा चैलेंज फॉर हमारे जो साहब हैं, ये एम्बेसडर साहब, आप 10 नाम ले आइए गुजराती मुस्लिम्स के जो 2002 राइट्स के बाद गुजरात छोड़ के चले गए। अगर एटमॉस्फेयर आपके अगेंस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके अगेंस्ट है, 10 नाम दीजिए ना। ऑन द कॉन्ट्ररी वहां पे क्या हुआ, देयर वाज ए लॉयर जिसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। शी इज मैरिड टू अ मुस्लिम, जावेद आनंद से उसकी शादी हुई। शी बिलोंग्स टू अ वेरी टॉप लेवल फैमिली। मतलब जी, मैं मिला हूं उनसे, मैं एक पीस कन्वेंशन पे गया था कलकत्ता। हाँ जी, तो शी वाज क्वाइट एक्टिव देयर। आई नो हर। या यू विल बी हैप्पी टू नो सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी हालत की है कि सारे के सारे जो केसेस तो बना के लाई वो फेक है। यू नो, ये एक जो एनजीओ चलाना, ये भी एक धंधा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसकी हालत खराब कर दी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके बड़े बड़े वकील थे। उसको अरेस्ट नहीं किया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में उसे स्टे कर दी, अदरवाइज शी डिजर्व्स इम्प्रिजनमेंट। अब ये चीजें जो है ना, आपके लोग कभी बात नहीं करेंगे। अच्छा संजीव जी, एक तो कश्मीर के हवाले से जो कहा जाता है ना कि वहां पे पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ और इतने नौजवान जो थे वो अंधे हो गए, और दूसरा बिलावल जो बार बार बात करते हैं, वो कहते हैं जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात के बुच्चर हैं। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू हिम? सर, मेरी औकात नहीं है कि मैं बिलावल भुट्टो को कुछ समझा सकूं। उसको क्या पता, वो हमारे राहुल बाबा की तरह बेवकूफ इंसान है। उसको जो किसी ने समझा दिया वो बोल दिया। बिकॉज हैड मोदी बीन अ बुचर, मैंने आपको वही किया ना, चैलेंज देते हैं, आप उनको ही चैलेंज करवा दीजिए या किसी पाकिस्तानी को चैलेंज कर दीजिए। 10 नाम ले लो भाई कि ये मुसलमान जो है ये अपने आप को बूचड़ खाने से बचा के कहीं हिंदुस्तान के दूसरे एरिया में चले गए। नॉट वन लेफ्ट। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, सोशल मीडिया हो, कोई ये ग्रुप हो, क्या बोलते हैं इसको, एनजीओ हो, कुछ भी हो, आप 10 नाम ले आओ ना उन मुसलमानों के जो गुजरात छोड़ के गए आफ्टर 2002 राइट्स। अगर बुचड़ खाना था, हैड बुचड़ खाना मुस्लिम्स, तो 10 लोग तो निकले होंगे ना। जब कश्मीर हम लोगों के लिए बुचड़ खाना बना तो हम लोग भागे ना वहां से, सब कुछ छोड़ के भागे, क्योंकि जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितने मुसलमान जो थे वो गुजरात छोड़ के भाग गए। मेरी औकात नहीं है साहब आपके बेवकूफ इस क्या भुट्टो नाम है उसका, उसको समझा सकूं। बिकॉज उसको जिस किसी ने ब्रेन वॉश किया है, अब क्या खिला पिला के ब्रेन वॉश किया है, क्योंकि ये नवाबजादे जो होते हैं इनको सूंघने और खाने की भी आदतें होती हैं। तो ठीक है, वही हाल हमारे राहुल बाबा में है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। मेरी औकात नहीं है साहब कि मैं
भुट्टो साहब को, बिकॉज ये लोग जो हैं ये सच्चाई फेस नहीं करना चाहते. दे डू नॉट विश टू फेस फैक्ट्स. आपके एम्बेसडर साहब भी जो हैं, अगर उनके पास फैक्ट्स होते ही वुड हैव स्टार्टेड थंपिंग ऑन द फैक्ट्स. अगर उनको पता होता, जो मैं बोल रहा हूं कि जगमोहन 139 दिन के लिए आया था, तो उसने टिक्का खान वाला काम नहीं किया. टिक्का खान ने, और टिक्का खान तो लेटर ऑन प्रोबेबली पाकिस्तान पीपल पार्टी में ही थे, सेक्रेटरी जनरल थे जी वो, फिर गवर्नर भी रहे वो पंजाब हाँ, के. मतलब जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, उसको आपने बनाया और आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं. तो ठीक है सब. मुझे एक चीज और भी ध्यान आया अभी, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपकी वेट कर रहा था. एक मैंने कोई पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ऐसा कहा जी कि ये जो 3 दिन 4 दिन की जंग हुई, कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के चीफ थे, उनका प्लेन 18 मिनट तक इंडिया की टेरिटरी में रहा. तो उसमें आपके भी किसी शायद यूएस में रहने वाले या यूके में रहने वाले भाई साहब ने कहा है जी कि मतलब वो उनका बस चले तो वो ये भी कह दें कि जी वो वहाँ उतरे थे दिल्ली में, नमाज पढ़ी, वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर वापस आ गए. जबकि पाकिस्तान हैज एडमिटेड, इंडिया हैज एडमिटेड, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने ऐसा किया कि देयर वाज नो क्रॉसिंग ऑफ द एलओसी बाय एनी प्लेन. ना इधर से गया ना उधर से गया. लेकिन ये आपके मिनिस्टर साहब है, शायद डिफेंस प्रोडक्शन या किसी चीज के मिनिस्टर, उनका ये टीवी इंटरव्यू मैंने देखा. जी. तो अब ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? मुझे इसको लेके मुझे एक ही चीज याद आई. 1965 में शकील साहब, आई वाज 8 years old. तो जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो इवनिंग में श्रीनगर में लो फ्लाइंग सैबर जेट्स आए पाकिस्तान से. लो फ्लाइंग, बिल्कुल रूफ टॉप किसिंग जिसको बोलते हैं ना, ऐसे आए. बाई चांस उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं स्कूल से जल्दी आ गया था. तो मैं हमारे घर पे 3rd मंजिल पे, समर में हम लोग 3rd मंजिल पे ऊपर की मंजिल में रहते हैं. तो मेरी ग्रैंड मदर मुझे चाय परोस रही थी, तो एकदम जोर से आवाज आई और ऐसा हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्योंकि तब तक देखी नहीं थी ये चीजें. नेक्स्ट डे व्हेन माय फादर केम फ्रॉम ऑफिस, मतलब फादर शाम को आ गए, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस गए तो बोले यार एक बड़ा ही अजीब चमत्कार हो गया. मेरा एक कुलीग है, मुस्लिम कुलीग है, उसकी वाइफ ये मानने को तैयार ही नहीं है. कहते हैं जी एक खिड़की से अंदर आया और ये खिड़की से बाहर गया जहाज. हाँ. नहीं, उसकी वजह ये थी, एक तो वो लो फ्लाइंग था जी. और उसने इधर देखा, पीछे की तरफ से देखा, फिर नेक्स्ट उसकी नजर सामने गई तो उधर भी देखा, उसको लगा कि आवाज भी इतनी आई तो वो इसके अंदर से ही आया होगा. तो अब ये तो आप और हम आज हम हंस सकते हैं, लेकिन वहां पे कई लोगों ने 65 में तो क्या क्या चीजें नहीं बनी थी जी. देयर वाज वन फीमेल पायलट, उसने सोचा कि मैं अयूब खान के लिए कुछ गिफ्ट ले जाऊं कश्मीर से तोहफा. तो उसने डल झील में डाइव मारी, एक कमल उठा के ले गई और पाकिस्तान गई. ये मेरे स्कूल में मेरे क्लासमेट्स नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद ऐसा बोलने लगे. कौन समझाए उसको कि यार आप किस प्लेन की बात कर रहे हो, उसकी स्पीड क्या है, उसके पास इतना, और वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो खिड़की से हाथ बाहर निकाले और वहां से कमल तोड़े. अब ये परसेप्शंस हैं. यहाँ पे तो संजीव जी ये भी मशहूर है कि कुछ ऐसे सेंटली फिगर्स थे, वो आए और उन्होंने ग्रीन वो जो है कपड़े पहने हुए थे, और इंडिया से जो बम आता था ना, जहाज गिराते थे, तो वो ऐसे उसको कैच कर लेते थे और दरिया में फेंक देते थे. दिस इज हाउ दे डिफ्यूज सो मेनी इंडियन बॉम्ब्स. करेक्ट. वो तो इस बार के लिए भी ऐसा कोई बोल रहा है कि ऐसा कर रहे थे. और ऑफ ऑल द पर्संस, मैं आपसे जिक्र कर रहा था हामिद मीर, वो उनकी कमेंट्री पता नहीं क्या हो गया उस भाई को. ही यूज्ड टू बी अ फेयरली डिसेंट, जिसको कहते हैं ना अक्ल वाला इंसान होता था. तो जी पाकिस्तान, वी हैव नॉट यूज्ड एनी चाइनीज थिंग्स, वी हैव यूज्ड एक्सक्लूसिवली, मेरे से नहीं पूछना, मेरे से सवाल नहीं करना, मैं मना ही कर दूंगा वो सब की. हमने सैटेलाइट्स भी पाकिस्तानी, प्लेन्स भी पाकिस्तानी, हर एक चीज पाकिस्तानी थी, और ये हमने जंग जीती, ये चाइना ने जंग नहीं जीती.
विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स मैं उन सब्जेक्ट्स पे आपसे जिक्र नहीं करता, बात नहीं करता, क्योंकि अभी भी लॉट ऑफ थिंग्स आर इन अ फॉग। हमने कितने मारे, कहाँ मारे, या कराची में क्यों बार बार ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, देयर आर सो मेनी थियरीज। तो जब तक कुछ पता न लगे तब तक या आपके एयर मार्शल नूर खान बेस पे क्या हुआ, बंकर्स बस्ट हुए, क्या क्या हुआ वहाँ अमेरिकन, एक तो थियरी ये भी है कि वहाँ पे अमेरिकन नॉट ओनली F-16 थे, वहाँ पे देवर कमांड सेंटर था और उसको नुकसान पहुंचा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन जब तक अनफॉर्चुनेटली आजकल जो ये मीडिया का वॉर हो गया है, इंफॉर्मेशन वॉर हो गया है, तो इसलिए इंसान को चुप रहना ज्यादा अच्छा है बनस्बत की अपनी मुंह खोल के अपनी बेवकूफ़ी बता देना। और आपके हामिद साहब तो जो है ना, वो सो कॉल्ड कश्मीरी, वो तो मुंह खोल खोल के इतना झूठ बोले जा रहे हैं, तो ठीक। हाँ, एक और चीज उनका था, ही वाज सेलिब्रेटिंग जी, मोदी को निकाल दिया उन लोगों ने, G7 वालों ने कहा डोंट कम हियर। वो मैंने उनका वो पॉडकास्ट देखा था, मतलब टेलीकास्ट देखा था। अभी नहीं बोल रहे। आफ्टर मोदी रिसीव्ड अ फोन कॉल एंड ही इज गोइंग देयर टू कनाडा, जा रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे। अब कोई पूछे उनको कि मीर साहब उस दिन का क्या हुआ, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स और विदाउट कंफर्मिंग द फैक्ट्स, आप सिंपली व्यूज गेन करने के लिए बकवास कर लेते हैं, तो ठीक है भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। संजीव जी, हमारा ये भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर का जो डेलीगेशन था, जो उनका मिशन था, वो नाकाम हो गया, और बिलाल का जो मिशन था वो दैट वाज अ स्मैशिंग सक्सेस। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन। और फिर खबरें ऐसी भी आई कि शशि थरूर एंड हिज डेलीगेशन दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन बिलावल से जो है वो कुछ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स तो मिले, लेकिन कोई अहलकार जो है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है, वो उनसे नहीं मिला। तो व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन? देखिए, बात ये है, जेडी वैंस वाज इन इंडिया जब ये हुआ, जी जी, है ना, तो आई एम श्योर इंडियन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ने उनको, या तो पॉलिटिकल ऑपरेटर्स ने उनको, दे वुड हैव मेड हिम अवेयर। शकील साहब, हकीकत ही जो आज बताई जा रही, इंडिया में जो न्यूज़ आ रही है, एंड वेरी रिस्पेक्टेड पीपल, आर्मी के कुछ रिटायर्ड मेजर जनरल और ऐसे कुछ लोग, कि जी कुछ अमेरिकन डेथ्स हुई हैं, नूर खान बेस पे भी कुछ हुई हैं, और एक कराची का एक है, मुझे याद नहीं आ रहा, 20 से कुछ याद नहीं आ रहा, वहाँ पे भी कुछ, जहाँ पे आपकी F-16 की बेस थी, वहाँ भी कुछ डेथ्स हुई हैं। और जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सब अमेरिकन कंट्रोल में थे, वहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है। Now India doesn't have to tell a new story to JD Vance or somebody else. ये उनने, दिस वाज अ मूव जहाँ पे कुछ एक कंट्रीज में गए हैं ये लोग, जी जी, 30-35 कंट्रीज गए हैं, तो एक जिसको कहते हैं ना, एक ऑप्टिक्स काफी था इसमें। कोई कंट्री अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता जस्ट बिकॉज आपने कुछ कह दिया। कोई भी कंट्री, चाहे वो US हो, UK हो, कोई भी कंट्री अपनी पॉलिसी जो है ना तभी चेंज करता है जब उसको उसके खुद के इंटरेस्ट होते हैं। मोदी जी ने ही यूज्ड अ लॉट ऑफ अपोजिशन पीपल, शशि थरूर वाज जस्ट वन ऑफ देम। सलमान खुर्शीद का मैंने आपसे उस दिन भी जिक्र किया था, गुलाम नबी आज़ाद थे, एक हमारे कश्मीर के गुज्जर लीडर हैं, जी जी, गुलाम रसूल या कुछ ऐसा नाम है उनका। क्या बात है, क्या उसने भाषण दिया। शरद पवार, जो कि इंडिया का सबसे पुराना घाघ पॉलिटिशियन है, उसकी बेटी थी सुप्रिया पाटिल, मनीष तिवारी जो लुधियाना से एक जमाने में मेंबर पार्लियामेंट थे, तो काफी लोग जो थे अपोजिशन से, देवर इन काइंड ऑफ लीडरशिप रोल उनको दिया था। असदुद्दीन अवैसी थे, ऑफ कोर्स, असदुद्दीन जो ऐसे तो मोदी को भी गाली देता रहता है, बीजेपी को भी गाली देता रहता है, और उसके भाई ने तो क्या बकवास किया है वो तो है ही, पता ही है आप लोगों को, लेकिन उसको दिया। सो ही किल्ड मेनी बर्ड्स विद वन वेपन, एक तीर से उसने कई शिकार किए।
he has almost, कहते हैं ना वो, उनको उनके सारे हथियार छीन लिए अपोजिशन के। तो अभी वो बोल रहे हैं अब किसको कि भाई क्या करें, किसको बोले। तो इसलिए ये जरदारी साहब का, बिलावल जरदारी का बोलना, इट डजंट मैटर सर, इट जस्ट डजंट मैटर। क्योंकि आई डोंट, अरे यहाँ पे आई विश मुझे अगर वो मिलता है तो मैं आपको मैसेज देखता हूँ। भाई मेरी एक शिकायत है, आप जरा मैसेज देख लिया करो यार, आप मैसेजेस कम देखते हो। मैं आपको एक मीम, हमारे यहाँ पे एक टीवी एक्टर था, उसने बिलावल साहब की बहुत जबरदस्त मीम, द वे ही स्पीक्स एंड ऑल दैट। तो चलो ठीक है। अब शकील साहब, मैं एक चीज डेफिनेटली कहना चाहूंगा, ये जो अभी सिनारियो अनवेल हुआ है, ये 3-4 दिन का जो जंग हुआ है, पाकिस्तान हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, डीप स्टेट जो कहते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान इज ए चाइल्ड ऑफ द डीप स्टेट। पहले भी आपसे जिक्र किया था, पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड फॉर द वेस्ट, पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड। अब जो जिन्ना साहब को भी खुश हो गए तो वो तो साइड इफेक्ट था उसका, बट बेसिकली पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ओनली टू सर्व द वेस्ट। जो जिन्ना साहब ने इमीडिएटली, मेरा ख्याल 47 में या 48 में लेटर भी लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जी माई बाप हमारी फौज तैयार है, आप बस पैसे भेज दो। तो वेदर इट वॉज कहीं भी कोई भी, अच्छा फिर आर्मी का जो वो कह रहे थे, एम्बेसडर साहब बार बार कह रहे थे, जी वी बिकेम ए सिक्योरिटी स्टेट। सर, डिड इंडिया पुश यू फॉर दैट? तब तक इंडिया कोई मिलिट्री पावर भी नहीं था, और इंडिया में नेहरू जी का राज था। तो इंडिया डिड नॉट पुश यू टू जॉइन सीटो, सेंटो, जो भी ये मिलिट्री ग्रुप्स थे। यू जॉइन आउट ऑफ योर ओन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और टू टेक मनी, एज सिंपल एज दैट। तो वो जो अभी भी ये चल रहा है, why there is support for Pakistan, why they are trying to protect Pakistan, ये जो अगर ये इसमें, because Pakistan's nuclear weapons are in the control of Americans. Are they really? ऐसा यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं I'll try to share 1 or 2 अच्छे खासे डिटेल्ड वीडियोस जिसमें रीजनेबल इंसान, सीनियर पोजीशन पे लोग वो बात कर, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि ए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, एंड बी, अंदर क्या हो रहा है वो भगवान जानता है, आई डोंट नो सही क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन ये जरूर है कि भाई एक तरफ से तो अमेरिका डेमोक्रेसी चिल्लाता है, एंड दूसरी तरफ से अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने हमेशा डिक्टेटर्स का साथ दिया है। आप देखिए अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान में हो, दे हैव ऑलवेज, ये हमारे जो जयशंकर जी है ना, बहुत बढ़िया जवाब दिया जी उन्होंने एक दिन अमेरिका को। बोलिए आप कहते हो हमारे को कि रशिया से हथियार नहीं खरीदे। ट्रेड मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर ने कहा है कि आप अपनी ट्रेड डिपेंडेंस कम कर दो, आप अपनी आर्म्स डिपेंडेंस कम कर दो। कहते हैं हमारे को मजबूर किसने किया रशिया के पास जाने के लिए? आपने। यू वर आर्मिंग पाकिस्तान एंड यू डिड नॉट गिव अस आर्म्स। आपने तो 62 में हमें आर्म्स नहीं दिए, जबकि चाइना का हम पे अटैक हो गया। तो हमें रशिया की गोद में, यूएसएसआर की गोद में किसने फेंका? आपने फेंका। फिर जाके 1970 या 71 में शायद वो एक इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी 25 या 30 साल के लिए, वो तो 71 में हुई, फ्रेंडशिप ट्रीटी। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें डिफेंस भी इंक्लूडेड था कि आप पे हमला होगा। और जब रिचर्ड निक्सन ने 7th फ्लीट भेजा तो दे फाउंड कि ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन बैठी हुई है। there was a British ship which was leading that 7th fleet, और उन्होंने कहा कि they radioed back, वो BBC के पास वो उसकी रिकॉर्डिंग है कि ऑलरेडी भाई वहाँ पे यूएसएसआर की ये बैठी हुई है।
आब्दोज कहते हैं ना आपके यहाँ पे। जी जी। तो यूएसएसआर की या यूएस की? यूएसएसआर ऑलरेडी, आई सेड हाँ। ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में यूएसएसआर की आब्दोज बैठी हुई है, जी जी। पनडुब्बी बैठी हुई है। सबमरीन। जो जी। आपकी जो ये आई थी, क्या बोलते हैं, आप देखिएगा, यू सर्च फॉर दिस, आप देखिए, गूगल सर्च करके देखिए, आपको 100% ये मिलेगा कि बीबीसी की रिकॉर्डिंग है कि भाई ऑलरेडी वहां पे वो बैठे हुए हैं, सोवियट्स आर ऑलरेडी देयर। दूसरा, ये जो आपकी एक सबमरीन थी गाजी के नाम से, उसको ऑफ विशाखापट्टनम कोस्ट डुबो दिया गया। मेरे ख्याल में बिफोर द वार स्टार्टेड और जस्ट फर्स्ट 2-4 दिन के अंदर ही उसको वहां पे डुबो दिया, क्योंकि निक्सन का प्लान ये था और किसिंजर का प्लान ये था कि पाकिस्तान की आर्मी को ईस्ट बंगाल में बचाने के लिए दे विल सेंड 7th फ्लीट। तो इंडियन एयरफोर्स ने उस वक्त ऐसा कर दिया कि सभी जो एयरफील्ड्स थे और पोर्ट्स थे उनको सत्यानाश, बॉम्बिंग करके बिल्कुल खत्म। वहां कारपेट बॉम्बिंग हुई कि कोई जहाज ना आ सके, कोई हवाई जहाज ना आ सके, कोई बहरी जहाज ना आ सके। वहां कारपेट बॉम्बिंग हुई, जो कि आप, आई होप हमारे एम्बेसडर साहब सुने तो वो जगमोहन को बख्श दें और वहां पे सही कहें। सो जो मेरी थ्योरी है साहब, दिनों दिन वो जोर पकड़ रही है दैट birth of Pakistan was not an accident. Birth of Pakistan was an conspiracy कह लीजिए या तो पॉलिसी कह लीजिए, क्योंकि ये लोग 50 साल आगे देखते हैं ना, ब्रिटिशर्स भी और अमेरिका भी। तो वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है आपका, वो आज की डेट में भी डीप स्टेट जो पाकिस्तान का जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट के साथ लगा हुआ, तभी वो बार बार उनको हेल्प करने आते हैं। आफ्टर ऑल, अगर इतना कुछ नाराजगी होती तो आईएमएफ के लोन क्यों बार मिलते हैं? यू आर गेटिंग रेगुलरली आईएमएफ लोन्स, 24 बार या 25 बार मिल चुका अभी तक। जी, पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान का जो कयाम था ये ग्रेट गेम का हिस्सा था। बिल्कुल, जिनमें प्रोफेसर इश्तियाक अहमद भी शामिल है और कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं। अच्छा सर, हमने बात थोड़ी सी रह गई, वो है पैलेट गन्स की। पाकिस्तान में उसका बड़ा जिक्र होता है। पैलेट गन्स, बिल्कुल पैलेट गन्स यूज की गई कश्मीर में, और जिससे बेशुमार नौजवान जो हैं वो अंधे हो गए। अभी ये जो आई एम श्योर कहीं ना कहीं डेटा मिल जाएगा, आपने अगर मुझे पहले याद दिलाया होता तो मैं भी कुछ डेटा कहीं से गैदर कर लेता। बेशुमार का कुछ नहीं होता साहब, ऐसा है। अगेन फिर आपको मैं मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बात याद दिलाऊंगा। शी सेड कि जो ये नौजवान वहां जाते हैं, ये क्या दूध और अंडे लेने जाते हैं? प्रोटेस्ट करने जाते हैं, आप पत्थर फेंकने जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। देयर वुड हैव बीन सम कैजुअलिटीज इन द सेंस पीपल हु गॉट इंजर्ड, मगर कितने हैं? आई डोंट थिंक 100 से ज्यादा भी होंगे। एक भी हुआ हो वो गलत है, लेकिन करें क्या? आप झगड़ा करने, पुलिस से लड़ने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए आप बाहर आ रहे हैं, तो सर जी आपको कहीं ना कहीं टीयर गैस की शेल का टुकड़ा लगा आपको, तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि हाय मम्मी मुझे मारा। तो व्हाई यू हैव गॉन? पॉइंट ये है कि जब आपको अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई बाहर नहीं आना, जी बाहर नहीं आना, लेकिन आप आ रहे हैं, यू आर चैलेंजिंग द डिफेंस फोर्सेस, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी अ प्राइस टू पे, है ना। मैं ये एश्योरेंस आपको देता हूं कि जैसे ही मुझे ये अदद-ओ-शुमार कुछ पता लगे, आई विल शेयर दैट विद यू, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाता है, अदरवाइज ये जब रियलिटी चेक नहीं होता तो अरे हजारों लोग मर गए। जैसे फॉर एग्जांपल 19 जनवरी 1990 में वो कहते हैं जी गौ कदल में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि पुलिस के पास अथॉरिटी थी, पुलिस के पास रिपोर्ट्स थी कि लोग छुपे हुए हैं, मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, और इन लोगों ने तो उन लोगों ने जब उनको रेड करके पकड़ने की कोशिश की तो लोग निकले, झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस फायर मारे गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं मरे, लेकिन वो लोग कहीं पे दे वर नॉट, वो प्लेकार्ड लेके नहीं निकले थे, वो अमन की आशा नहीं कि मैं गोली चलाने निकलूंगा और
आप अमन की आशा लेकर निकले, ऐसा नहीं था। जी। Anybody, और उसमें संजीव जी कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ना कि क्या लाइव एम्यूनेशन जो है, लाइव बुलेट्स जो हैं वो दे वुड हैव बीन प्रेफरेबल टू पैलेट गन्स। एग्जैक्टली मतलब इंडियन आर्मी ने भी, इंडियन पुलिस फोर्सेस ने भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। लाइव बुलेट से मरने का चांस ज्यादा था, लाइव बुलेट, रबर बुलेट से भी इंजरी ज्यादा होती है। ये सब चीजें आई एम श्योर पुलिस एक्स्ट्रा कॉशियस रहती है साहब, एक्स्ट्रा कॉशियस रहती है ऐसे वक्त में, जबकि उनको पता है कि एक इंटरनेशनल प्रेस, एक लॉबी हमारे अगेंस्ट खड़ी है, जो अगर एक मरा तो उसको 100 बोलेंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा, वेल आई डू नॉट कंडोन कि भाई आपने एक आदमी को भी क्यों ऐसा किया, लेकिन जिस पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो वहां पे somebody who is performing his duty, और आप उस पर पत्थर फेंक रहे हो, वो क्या करेगा? आफ्टर ऑल उसको भी तो अपना डिफेंस करना है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि फौलाद का बना हुआ है, वो भी आपके और मेरे जैसा ह्यूमन बीइंग ही है। और संजीव जी, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे, उस वजह से जो है ना वो लावा फट पड़ा 87 के बाद। इसको कैसे आप देखते हैं? इस बिल्कुल आपकी बात, ये बड़ा जरूरी है ये इसका जवाब देना। पहला इलेक्शन जो हुआ शायद 1951 में हुआ। देखिए 47 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो हमारे द ग्रेट शेख अब्दुल्ला ही बिकेम, पहले तो कुछ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बने या कुछ बने, तो अल्टीमेटली मतलब ही वाज द टॉप बॉस, एंड देन ही एंश्योर्ड कि महाराजा हरि सिंह को वहां से जलाए वतन कर दिया जाए। 1948-49 में वो हो गया, महाराजा एग्जाइल कर दिया। हाँ जी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त, 49 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो 50 में इनको कहा गया जी आप भी कुछ इलेक्शन की बात करो, अब्दुल्ला साहब। तो 75 नशिस्तों में से 71 में उनके कैंडिडेट्स चुने गए विदाउट इलेक्शन, अनअपोज्ड। उसका यही था कि जैसे हम कश्मीरी पंडित्स के साथ होता था जब हम इलेक्शन में वोट डालने जाते थे, मैं तो नहीं गया, मेरे पिताजी गए थे एक बार, जो भी मेरे हुक्म में है, तो कहते चलो बाहर देख के आते हैं क्या चल रहा है। मेरे पिताजी थोड़ी देर बाद आके बोले कि वो एक जो लोकल दादा था ना, कादिर छान नाम था उसका, कादिर नाम था उसका, गुलाम कादिर या कुछ ऐसा, आके मेरे कंधे पे ऐसे हाथ किया कि अरे बेटा आप जाओ, आपका वोट डाल दिया गया है। अच्छा, ठीक है। तो ये रिवायत जो थी 1951 से, जब भी वो पहले इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K में, तब से थी। It continued till 77. The first proper election that was fought and मतलब जो ऑनेस्टली किया गया, वो मोरारजी देसाई तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने वो किया और शेख अब्दुल्ला उसमें जीत गया। बट दैट वाज द फर्स्ट ऑनेस्ट इलेक्शन जो कि हुआ। 83, 87 तो एब्सोल्युटली जिसको बोले ना रिग्ड इलेक्शन, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ साहब, अब उसको आप किसी भी तरह से ले लीजिए, जम्मू में भी रिगिंग हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर में रिगिंग हुई। ये ना प्रॉब्लम है कि आप लोग जो है ना जम्मू को मानने को तैयार नहीं हो। जब हामिद मीर जैसा आदमी अपने वतन को भूल के ये बोले जी मैं कश्मीरी हूँ, जबकि वो कश्मीरी है नहीं, तो जम्मू में भी इसी तरह से इलेक्शंस होते थे। वहाँ कांग्रेस जीतती थी ज्यादा, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती थी। ठीक है, फिर इन लोगों ने हाथ मिला लिए, चलो मिलके खाएंगे। बेसिक काम सिर्फ खाने का था। तो चाहे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर साहब थे या ये थे अब्दुल्ला फैमिली थी, एक ही काम तसल्ली से किया इन्होंने, तसल्ली से। वो था नोट कमाए, प्रॉपर्टी बनाई। जी जी। आज की डेट में भी मेरा ख्याल है कि जिस आर्टिकल 370 को ये लोग गाली देते थे, अब्दुल्ला साहब का खुद का घर तो दिल्ली में है, जबकि किसी दिल्ली वाले को बोलते थे नहीं तू कश्मीर में घर नहीं बना सकता। अच्छा संजीव जी, क्या शेख अब्दुल्ला ने भी
माल बनाया या बहुत उनके बेटे और उनके पोते ने बनाया? नहीं, अब्दुल्ला साहब ने 75 में जब वो मतलब एज चीफ मिनिस्टर आए, जी। शकील साहब, शेख अब्दुल्ला जाग गया 71 से। जो 71 में पाकिस्तान ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकअप हो गया, द ओनली पॉलिटिशियन हु बिकेम वाइज आउट ऑफ दैट एक्शन, हु कुड सी कि यार ये प्लेबिसाइड और ये सब मांगना बकवास है, वाज अब्दुल्ला। तो उन्होंने नेगोशिएशन किए, जो भी कुछ किए विद इंदिरा गांधी जी, पार्थसारथी थे इंटरलोक्यूटर। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, उन्होंने कहा जो पोजीशन है वो चीफ मिनिस्टर की होगी, नॉट प्राइम मिनिस्टर। मैं कहा ठीक है, साला दे दो मेरे को कुछ, अब जिंदगी के कितने साल बचे तो दे दो। तो मेरे ख्याल में 75 के आसपास वो पावर में आए, 74 में या 75 में, और 82 में वो खुदा को प्यारे हो गए। अच्छे खासे पैसे बनाए सब, अच्छे खासे पैसे बनाए। आधी कैबिनेट तो घर की थी। एक दामाद जो था गुलशाह, जो ज्यादा मलाई वाले डिपार्टमेंट थे वो उसके पास थे, और अब्दुल्ला साहब भी थे। उसके बाद फिर जब फारूक आया तो फारूक सन ऑल चांदी भी चांदी। आई डोंट नो आपको इस चीज का पता है या नहीं पता है। फारूक सन इनिशियली मैरिड अ सिख गर्ल, वो वहां के डीजीपी के भाई की लड़की थी या कुछ इस तरह का था। तो बड़े, क्योंकि उसको मुसलमान से सरदार लड़की से शादी की गई तो वो तो जिवल इन द क्राउन हो गया ना। बट व्हेन हिज डॉटर सारा मैरिड राजेश पायलट्स सन, वो दिल्ली में देवर नेबर्स। तो फारूक साहब जो है वो लंदन चले गए, उमर जो है वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। भाई हम नहीं गए जी शादी में, शादी तो हुई, उस दिन नहीं गए, लेकिन 2 दिन बाद गए। वी वर हैप्पी फैमिली अगेन। ये दोगलापन जो है ना इनका, बहुत बहुत दोगलापन है। और बाकी माल इतना बनाया है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि बनारस में एक सेठ जी थे। एक दिन सेठ जी ने आके अपने जो मुनीम था उसको पूछा, भाई कितनी दौलत होगी मेरे पास? अब मुनीम ने भी एक अंदाजा ही लगाना था, कहता जी मालिक 10 पीढ़ियां खाए ना, 10 पीढ़ियां खाएं और खूब खर्चा करें, फिर भी पैसा कम नहीं होगा। तो सेठ जी ने माथे पे हाथ मारा, हाय 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तो हमारे अब्दुल्ला फैमिली भी उसी कैटेगरी में है, 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? देखिए, हैविंग सेड दैट, जो भी मैंने कहा कश्मीर के इलेक्शंस को लेके, लेकिन जब से अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, हेराफेरी करने की जो स्कोप थी वो खत्म हो गई। अब आप देखिए, हिंदुस्तान जैसा एक बड़ा मुल्क विद ऑल द जो सोसाइटी में हमारी हैं, लैंग्वेजेस और ये और वो, वहाँ पे 1-2 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और 2 दिन के बाद उसके नतीजे आ जाते हैं। नतीजे एक ही दिन में आ जाते हैं। और राहुल गांधी ने कितनी बार कोशिश की इलेक्शन कमीशन को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की, हर बार जूते पड़े, हर बार जूते पड़े, बिकॉज गवर्नमेंट ने इनको कहा ठीक है जी आप बताओ, मशीन को हैक करके दिखाओ। इसमें ऐसा होता है शकील साहब, आपने कहा जी ये मशीन जो है ये हैक हो गई है, तो अच्छा जी आप करके दिखाओ हमारी मशीन को हैक। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर लिया था इजराइल से इंडिया ने, पेगासस के नाम से। तो हमारे राजकुमार ने तो शुरू हो गया जी कि हमारे ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं तो वैसा कर रहे हैं। जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसा करो, जिसका इन्फेक्ट हुआ है ना मोबाइल, वो हमें दे दो, हमारी निगरानी में यहाँ पे एक कमेटी बना के विल चेक किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। फोरेंसिक ऑडिट जी, फोरेंसिक ऑडिट उसको कहते हैं ना। हाँ, एक ने नहीं दिया, लेकिन इल्जाम लगाने को आप ये हैं। बाकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा है शकील साहब, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी ऑलवेज हैड द अपर हैंड। आप इलेक्शन कुछ भी करवाइए, जीतना तो उन्होंने ही है। मतलब जो आर्मी के सिलेक्ट किए हुए लोग हैं, तो ये पाकिस्तान की पब्लिक के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है।
डेमोक्रेसी के नाम पे सबसे बड़ा फ्रॉड है। हमें तकलीफ होती है देख के सुन के, क्योंकि आप भी हम जैसे ही हैं, मतलब सब कॉन्टिनेंट सेम ही है। तो लेकिन जो इंडिया ने ये किया ना जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, रेवोल्यूशनाइज हो गया इससे। लेकिन पहले ऐसे भी थे जो जिस तरह की आप बात करते हैं, यहाँ पे पूरे वोटिंग के जो बैलेट बॉक्सेस थे वो गायब हो जाते थे। अभी वो सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके लोग भी जो अपोजिशन गवर्नमेंट सभी लोग वहाँ पर रहते हैं, प्लस पुलिस रहती है, उसका चांस नहीं है कोई। और एक बार वो सील हो गई तो ख़त्म, उसको आप अनलॉक नहीं कर सकते, उसमें आप वोटिंग चेंज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जो कि अब आज की डेट में अमेरिका भी के भी कुछ लोग मानते हैं। तो अमेरिकन इलेक्शन आज की डेट में भी पुराने स्टाइल से होते हैं और अभी भी उस पर डाउट होता है, चैलेंज होता है। तो ठीक है, बट वी आर वेरी हैप्पी विद द वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स होती हैं। इट हैज़ मेड थिंग्स वेरी इजी। मैं भी 2-3 बार पीछे वोट देने गया हूँ, तो आपको पता है भाई ये बूथ पे, ये नंबर पे इतना टाइम पे आ जाएगा, आ गया, चलो हो गया। हार्डली, बहुत ही बिना कहते हैं ना पेनलेस प्रोसेस है। मुझे अफसोस इस चीज़ का है। सी अभी आपके यहाँ पे क्या है साहब, कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए अभी भी, तो आपके वहाँ पे अभी भी वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वडेरा कल्चर है जी। हमारे यहाँ संजीव जी लैंड रिफॉर्म्स हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि मीनिंगफुल लैंड रिफॉर्म नहीं हुई। जी, तो देखिए, चलिए मैं इसको अब जैसे भी कह लीजिए, द फैक्ट रिमेन्स की सोसाइटी में वो पैरिटी नहीं है। इंडिया में अभी भी कुछ एरियाज में है जमींदारी, अभी भी जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस देखो शकील साहब, मैं मेरी 43 इयर्स ऑफ माई वर्किंग, आई यूज टू ट्रैवल डेली। मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है। अभी आप होटल में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपको खाना लेके कौन आ रहा है आपको नहीं पता। मतलब सोसाइटी ऐसी मिक्स हो गई है कि आपके वेटर कौन है, आपका उसका मालिक कौन है, कुछ पता नहीं है। एक जमाने में इंडिया में छुआछूत था, इसका पानी नहीं पिएंगे, उसका पानी नहीं पिएंगे, उसका हाथ का नहीं खाएंगे, खत्म हो गया वो। जैसे जैसे सोसाइटी में प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमिक पैरिटी बढ़ेगी, तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपके यहाँ पे अभी भी रिफॉर्म्स जो होने चाहिए थे। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर जी, आपके यहाँ पे एजुकेशन का रिफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि आप आज तक जो वो मुतालाते पाकिस्तान या क्या जो भी बोलते हैं आप उसको, जो आप पढ़ाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज, जी पाकिस्तान स्टडीज, उससे जहर ज्यादा भरा जाता है और नरमी कम आती है। तो ये बहुत भयानक चीजें हैं। जो उस आपने इससे भी एम्बेसडर साहब से भी बात की थी, जिसको उन्होंने कहा हाँ वो बुक्स चेंज होनी चाहिए। भाई कौन चेंज करेगा? यू आर इन द गवर्नमेंट, व्हाई द हेल डोंट यू स्टार्ट डूइंग दैट और टेलिंग पीपल। ये सब शकील चौधरी का काम नहीं है कि वहां पे जाके जब बुक्स हैं उनको चेंज किया जाए। शकील साहब, इंडिया में एजुकेशन का ये हालत हो गई है, अभी इन दिनों रिजल्ट्स आ रहे हैं, 9th 10th 11th सबके आ रहे हैं, तो 90% के ऊपर के मार्क्स, मतलब इतना कंपटीशन है। जिस घर में मैं रहता हूँ उसके बिल्कुल सामने एक स्कूल है, नारायण स्कूल सर जी, 91%, 90% उसके, देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन एंड चिल्ड्रन आर वेरी विलिंगली, ठीक है थोड़ा पेरेंट्स कोक्स करते हैं, लेकिन एजुकेशन की वैल्यू को हमारे यहाँ लोग समझें। और द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वी हैव फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड ये सब जबरदस्त, मार्वलस। मतलब इंसान। और दूसरा, मुझे बड़ा फख्र है मेरी कम्युनिटी पे कि हमने 20-20 साल टेंटों में बिताए, लेकिन हमारे बच्चे जो थे मोमबत्ती के नीचे पढ़ते थे। उन्होंने इंतफादा के नाम पे बंदूक नहीं उठाई। कश्मीरी पंडित बच्चे, उन्होंने कभी भी बंदूक नहीं उठाई। उन्होंने किताब, हाँ जी, that's remarkable, yes, it has to be given, you know, उसकी एप्रिसिएशन करनी पड़ेगी कि हमारे लोग टेंटों में बैठ के, माएँ पढ़ाती थी बच्चों को मोमबत्ती के नीचे, कि अभी शायद ये साल जाया हो गया तो अगले साल अच्छा करेंगे। तो रिजल्ट ये हुआ कि वी चोज एजुकेशन, वी डिड नॉट चूज इंतिफादा। जिन्होंने इंतिफादा चूज की वहाँ पे गाजा में, तो
वो अभी वही कर रहे हैं, हम्म, ऐसा ही है ना? जी तो जी। अच्छा शकील साहब, आई डोंट नो इफ यू आर, मैं अभी वो पढ़ रहा था, हम्म, डू यू हैव एनी आइडिया कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई तो हम्म। हाउ मच मनी इंडिया गेव टू पाकिस्तान? आई डोंट हैव एनी आइडिया। Guess कितनी? $160 million were given, 161 या 166 million dollars were given to Pakistan. देखो एक चीज याद, इंडिया in 1960 was not a strong economy. हम्म, We were also a basket case. हमारा भी हम्म, खाना पूरा नहीं हो रहा था। जी उसके जी। बावजूद नेहरू जी ने $160 million हम्म, पाकिस्तान को दिए कि भाई तुम डैम बनाओ। तो जो आपके मंगला और तरबेला बने हैं, तो इसमें हिंदुस्तान का खून भी है। हम्म। भुट्टो साहब जब खून बहाएंगे पानी खून के खून खून पसीने की कमाई। जी। लिए तो भुट्टो साहब जब कहेंगे कि मेरा हम हिंदुस्तानियों का खून बहाएंगे, तो ऑलरेडी मंगला तरबेला में हिंदुस्तानियों का है वहाँ। हम्म, ये चीज जो है ना, लोग मिस कर जाते हैं, काफी चीजें जो है ना वो ध्यान नहीं रहती। आप इसको प्लीज जी। सर्च कीजिए इसको, कि क्या हम्म, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। हम्म, और दूसरा ये जो अभी जो इंटरेगनम हुआ है, जो कभी वाटर रोका जा रहा है, कभी छोड़ा जा रहा है, इस वक्त डिसिल्टिंग चल रही है। हम्म, चिनाब रिवर जो है हम्म, इज अ रिवर जहाँ बहुत हैवी सिल्ट है। हम्म, तो अब इतने साल से पाकिस्तान हमारे मना करने के, हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं, अभी नहीं करो, अभी नहीं करो। जब वाटर का पीक आता था मानसून में, हम्म, तब थोड़ी डिसिल्टिंग होगी। हम्म, बट डिसिल्टिंग तो तभी होगी ना जब वाटर कम होगा। जी। तो अब ये 50 साल की, 60 साल की जो सिल्ट है उसमें से निकाली जा रही है। हम्म, तो इंडिया को वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, इस वक्त चलो हम्म, भाई मौका है, हम्म, तंदूर गर्म है, तो चलो हम्म, डिसिल्टिंग भी कर लो। हम्म। तो ये मुझे जी दो चीज़ें कहीं याद आ गई, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। जी। लेकिन जी। ये चीज आप जरूर ये कीजिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को पायमाल पे, मतलब क्या बोलते हैं, वट एवर द वर्ड इज, कि उसमें हम्म, $160 million इंडिया का भी लगा है। हम्म। जी। मैं आखिर में जो है ना संजीव जी, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने वो मुदस्सर चौधरी का इंटरव्यू किया था। हाँ तो जी। वो ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं बहुत ही कोई बिलियनियर हूँ और पाकिस्तानी एलीट का हिस्सा हूँ। तो मुझे कह रहे थे कि आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं, और अगर मैं एसी वाले कमरे में बैठा हूं तो मुझे इतना पसीना क्यों आता है, मुझे बार बार पसीना साफ करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये तासुर लिया हुआ है कि जी मैं को पता नहीं क्या बहुत अय्याशी करता हूं, मैं चाय पी रहा हूं और पानी पी रहा था मैं उस वक्त। तो उसको भी उन्होंने एक अय्याशी बना के पेश किया। तो हमारे यहाँ इस तरह की बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि यार मैं ये कहता हूं कि आप अगर अंडर प्रिविलेज्ड हो, आपके साथ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो अपनी रूलिंग एलीट से पूछो कि क्यों नहीं मिली हमें ये फैसिलिटीज। वो रूलिंग एलीट के लिए जो है ना, जिसको कहते हैं ना यूजफुल इडियट्स बने हुए हैं, कि एक तरह से आप उनको डिफेंड करते हैं और ये नहीं पूछते उनसे जो टफ क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए कि भाई अगर हमारे हमसाए में 80% लिटरेसी है, तो हमारा शुमार जो है 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज में क्यों होता है, हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर क्यों हैं, हमारे 40% बच्चे जो हैं वो मेल नरिशमेंट बल्कि स्टंटेड ग्रोथ का शिकार क्यों हैं, हमारे यहाँ इतनी गुर्बत क्यों है। उनको मैंने कोट भी किया कि 38% जो हैं हमारे यहाँ 38% लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं, और इंडिया में चैट जीपीटी के मुताबिक वो परसेंटेज 16 थी। और बलोचिस्तान में 71% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये क्वेश्चन जो है उन्होंने डिसमिस कर दिए कि ये जो आपके स्टेटिस्टिक्स हैं ये सारे गलत हैं। तो मैंने कहा भाई कोई सही स्टेटिस्टिक्स बता दो, उस तरफ भी वो नहीं आए। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का जो है ना माहौल बहुत ही गंभीर है, और लोग आप पे गद्दारी के फतवे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको रिव्यू और रिवाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। शकील साहब एक चीज कहना चाहूंगा, कल वो एम्बेसडर, कल परसों मतलब जब भी वो इमरान अली साहब बोल रहे थे जी। कि इंडिया, कि पाकिस्तान में हमने सोशल स्टडीज को इतना ध्यान नहीं दिया, तो भाई साइंस को दिया क्या? परवेज हुदबाई को बोलो, वो तो रोने बैठ जाएगा, सिर पकड़ के रोने बैठ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ साइंस स्टडीज वी आर डूइंग। प्रॉब्लम आपकी जी एजुकेशन की बहुत बड़ी है, जी। क्योंकि आप सारा का सारा दीनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ठीक है करो,
हमें कोई ये नहीं है, लेकिन नुकसान आपकी सोसाइटी को है ना सर? बिल्कुल सही जी। थैंक यू और वेरी मच संजीव जी, Thank you you, have been sir. very Thank you so generous much. as usual with your time.